देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए असंगठित वर्कर का एक बड़ा योगदान है। इसके बावजूद इस देश में उनकी सुरक्षा के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। 2019 की जारी इकोनॉमी वर्कर रिपोर्ट के अनुसार देश में 93% हिस्सा असंगठित मजदूर या वर्कर का है। इसी असंगठित वर्कर या मजदूर को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि असंगठित वर्कर या मजदूर कौन है और ई श्रम कार्ड क्या है, कौन कौन इसे बनवा सकते हैं और कैसे ये बनाया जाता है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सुग्रीव मेघवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्वालिटी ज्ञान वो जो ज़रूरी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में। सबसे पहला सवाल, असंगठित वर्कर या मजदूर कौन है? तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन कौन इस क्षेत्र में आते हैं। संगठित क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें ये सरकार से जुड़े हुए कर्मचारी होते हैं जो किसी फैक्ट्री और कंपनियों में काम करते हैं, और जो भी सरकार की नियम और शर्तें होती है वो संगठित क्षेत्र को माननी पड़ती है। परंतु असंगठित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर इनको ये नियम और शर्तें नहीं माननी होती और ये संस्थाएं सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होती। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो है विभिन्न अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जो कि संगठित क्षेत्र के वर्कर होते हैं। इनको बोनस वगैरह मिलता है, इनका पीएफ फंड वगैरह कटता है, और जो मजदूर अधिनियम जो भारत सरकार में है, न्यूनतम मजदूरी जिसमें मिलती है वो भी संगठित क्षेत्र को मिलती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स होते हैं वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। उनका न्यूनतम मजदूरी जिसके अंडर में वो काम करते हैं वो ही डिसाइड करता है, और बोनस और पीएफ वगैरह का उनको कोई भी प्रावधान नहीं होता। तीसरा इसमें यह रहता है कि जो संगठित क्षेत्र के वर्कर होते हैं इनको सरकारी क्षेत्र के तमाम नियम जो रहते हैं उनका पालन करना होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को तमाम नियमों का पालन नहीं करना होता। चौथा हम इसमें देखते हैं कि जो श्रमिक होते हैं वो नियमित मासिक वेतन पे काम करते हैं संगठित क्षेत्र के, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं वो दैनिक मजदूरी तौर पे कार्य करते हैं। संगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं उनको नौकरी की सुरक्षित रहता है, बट जो असंगठित क्षेत्र के हैं वो डेली के मजदूर होते हैं तो उनकी कोई नौकरी है वो सुरक्षित नहीं होती। अब काम करने के घंटे पे बात करते हैं तो संगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं वो एक निश्चित घंटों में काम करते हैं। जैसे कि 8 घंटे की सरकार के द्वारा ड्यूटी रखी गई है तो उतनी ही देर काम करते हैं। लेकिन जो असंगठित के वर्कर होते हैं उनके लिए कोई निश्चित नहीं होता टाइम पीरियड। इसके अलावा जो संगठित क्षेत्र के वर्कर ओवर टाइम काम करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पेमेंट दिया जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। श्रमिकों के वेतन की बात करें तो इनका वेतन सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है न्यूनतम वेज के अनुसार। हर राज्य में एक न्यूनतम वेज अलग होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि न्यूनतम वेज डिसाइड किया जाए। इसके अलावा नियोक्ता द्वारा जो भविष्य निधि होती है जिसको पीएफ फंड हम कहते हैं वो संगठित क्षेत्र को सभी को कटता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई भी पीएफ का प्रावधान नहीं है। संगठित क्षेत्र में समय समय पर वेतन में वृद्धि होती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र का कोई भी मजदूर है तो उसकी कोई सुविधा उसको नहीं मिल पाती। संगठित क्षेत्र में उसको चिकित्सा की सुविधा मिलती है, अगर वो रिटायर होता है तो पेंशन की भी सुविधा मिलती है, और सरकारी जो भी अवकाश होते हैं वो उसे मिलता है, और यात्रा वगैरह का भी मुआवजा उसे मिलता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में मजदूर को इस तरह की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में फ़र्क है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ डाल दिया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन असंगठित वर्कर है जो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अब हमने जाना कि संगठित और असंगठित वर्कर में क्या फ़र्क होता है। अब एक ट्यूटोरियल वीडियो देखते हैं जिसके द्वारा हम जान पाएंगे कि ई श्रम कार्ड या ई श्रम पोर्टल क्या है और हमारे क्या काम आता है। भारत
जहां 38 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार हैं, जो देश के कुल रोजगार का 90% से अधिक है। क्या प्रगति की दौड़ में इनका पीछे रह जाना उचित है? क्या संगठित क्षेत्र की तरह इनके पास भी समान अधिकार नहीं होने चाहिए? कभी इन्हें भी मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा? देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज श्रमिक वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए श्रम व रोजगार मंत्रालय ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नेशनल डाटाबेस तैयार करने का बड़ा फैसला किया है, जिसको ई श्रम पोर्टल का नाम दिया गया है। स्वतंत्रता के 7 दशकों बाद एक नई पहल करते हुए श्रम मंत्रालय ने शुरू किया नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल, जो एक सेतु बनकर असंगठित कामगारों को नई संभावनाओं और सुखद भविष्य से जोड़ेगा। ई श्रम पोर्टल पर कामगार अपने आधार, मोबाइल और बैंक खाते के साथ खुद ही अपना पंजीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी पीसी की स्क्रीन पे और सीखेंगे कि कैसे हम ई श्रम कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले eShram.gov.in को हम ओपन करते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम। तो रजिस्ट्रेशन ऑन ई श्रम पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ से हम इस पोर्टल को ओपन करते हैं और रजिस्टर्ड अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर हम क्लिक करेंगे और नीचे CSC लोकेटर रखा हुआ है, उसमें अगर आप CSC में जाते हैं तो यहाँ पर जाकर अपनी आईडी बना सकते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये अपना मोबाइल नंबर मांगता है। आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर फीड है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं और ये कैप्चा जो है, ये कैप्चा यहाँ पे हम फीड कर देते हैं। इन दोनों को हम नो रखते हैं और सेंड OTP पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे OTP पे क्लिक करते हैं तो एक OTP हमारे फ़ोन पे आता है, वो डाल के सबमिट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल देते हैं और इसको टर्म कंडीशन को एग्री करके सबमिट कर देते हैं। जैसे सबमिट करते हैं आधार नंबर पे एक OTP आता है, उसको OTP डालकर हम सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में तमाम हमारी डिटेल आती है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह, वो सारा हम देख लेते हैं और इस कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हमारा इमरजेंसी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं और मैरिज स्टेटस डाल देते हैं। उसके बाद में फादर नेम, सोशल कैटेगरी अपनी क्या है, ब्लड ग्रुप अपना क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और अगर आप कोई नॉमिनी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको यस कर सकते हैं, और अगर आप नॉमिनी नहीं रखना चाहते तो इसको नो ही रख सकते हैं और इस पर सेव पे क्लिक कर देते हैं। आगे हम एड्रेस वगैरह का इसमें डिटेल आ गया, तो हम अपना होम स्टेट जो भी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हाउस एड्रेस वगैरह है, क्या लोकेलिटी है, क्या स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सारा पिन कोड वगैरह हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप कितने साल से वहाँ पे रह रहे हैं वो इसमें डिटेल डाल देंगे। अगर माइग्रेन वर्कर है, अपना राज्य छोड़ के बाहर कहीं काम कर रहे हैं तो इसको यस कर देंगे, और जो भी माइग्रेन का आपका रीजन है वो इसमें डाल देंगे। भी एजुकेशन करें, मैरिज करके आए हैं या कोई काम के लिए आप आए हैं तो उसको आप डालकर इसको ओके कर देंगे। इसके अलावा अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और जो इसमें जो परमानेंट एड्रेस में फ़र्क है तो आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में हम नीचे चलेंगे। तो जैसे हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो एक नया ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। इसमें जो प्रेजेंट हमारा एड्रेस है वो इसको डाल के ओके करते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का कुछ आता है, तो इसमें जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो आप डाल देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो सबसे पहले वाला नो पे क्लिक आप कर देंगे। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा है। मंथली इनकम आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपका मंथ इनकम रहता है। और उसके बाद में वो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसको आप सेव कर दीजिए। ऑक्यूपेशन एंड स्किल में इसमें आता है कि आपने क्या कुछ सीख रखा है, कैसे टाइप के कारीगर हैं आप। ऑक्यूपेशन स्किल में आप क्या काम करते हैं उसकी सारी डिटेल हमें भरना होता है। तो सबसे पहले इस टिक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में तमाम जितने भी असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं उनके कामों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने कोड भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं उसको देखकर और उसके सामने जो कोड है उस कोड को आप वहाँ पर भर दीजिए। तो हम इसमें से एक देखकर उसको हम भर लेते हैं। आप अपने वाले काम का कोड इसमें भर लीजिए।
तो जैसे हम इसमें कोई कोड भरते हैं तो इसमें डिटेल आ जाती है। उसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें डाल सकते हैं, कितने साल हमने एक्सपीरियंस हमारे पास है, और जो भी दूसरा हम काम करते हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं। और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट भी आप डाल सकते हैं अपने काम का, और वो उस काम की आपने कोई ट्रेनिंग ली है या आपने बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में इसको हम सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो अकाउंट डिटेल के बारे में आता है। तो सबसे पहले हम अपने बैंक का अकाउंट नंबर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो हमारे बैंक अकाउंट में डाला जाता है। तो कन्फर्म अकाउंट कर लेते हैं, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम डाल देते हैं, IFSC कोड जो है वो हम डाल देते हैं, और इसको सर्च पे क्लिक करते हैं तो हमारी ब्रांच और जो भी हमारा क्षेत्र है वो इसमें आ जाएगा। हम सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखते हैं कि सारी हमारी डिटेल जो हमने सबमिट की है वो सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, और नीचे बिल्कुल नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन हमारे सामने आता है। तो हम इसको यस करके सारी टर्म कंडीशन इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे सबमिट करते हैं तो हमारा ई-श्रम कार्ड हमारे सामने आ जाता है। जैसे आधार का नंबर होता है उसी तरह इसमें भी हमारे आधार की तरह एक यूनिक नंबर रहेगा, और इस नंबर को हम देख लेते हैं। उसके बाद में डाउनलोड UN कार्ड करके ऊपर कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, तो हम यहाँ पर जाकर इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो अपने प्रिंटर से आप इसे निकाल लीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पास की किसी भी दुकान से जाकर आप इसको निकलवा कर लेमिनेशन करवा सकते हैं और इस कार्ड को अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप अपना ई-श्रम कार्ड बनाना सीख गए हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो मैं लेकर आता रहता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।